एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 27th of August 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय मामले। क्वेश्चन 1, इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किस देश में अचानक आने वाली बाढ़ एक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन अ, बांग्लादेश। ऑप्शन बी, नेपाल। ऑप्शन सी, भूटान। ऑप्शन डी, श्रीलंका। आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। नेपाल का पहाड़ी इलाका और मानसूनी जलवायु बार बार आने वाले बाढ़ और भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। बांग्लादेश में व्यापक नदी बाढ़ आती है, लेकिन पहाड़ी इलाके से कम विशिष्ट बाढ़ आती है। भूटान पहाड़ी होने के बावजूद भारत की निगरानी को प्रभावित करने वाले व्यापक बार बार आने वाले बाढ़ से कम जुड़ा हुआ है। श्रीलंका एक द्वीप राष्ट्र, बड़ी नदी प्रणालियों से आने वाले बाढ़ की तुलना में तटीय आपदाओं के प्रति अधिक प्रवण है। एग्जाम फैक्ट, भारत और नेपाल एक लंबी खुली सीमा और घनिष्ठ सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध साझा करते हैं। आपदा प्रबंधन पर द्विपक्षीय सहयोग उनके संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें अक्सर आपसी सहायता शामिल होती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, नेपाल का पहाड़ी इलाका और मानसूनी जलवायु बार बार आने वाले बाढ़ और भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। दूसरा पॉइंट, भारत और नेपाल एक लंबी खुली सीमा और घनिष्ठ सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध साझा करते हैं। आपदा प्रबंधन पर द्विपक्षीय सहयोग उनके संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें अक्सर आपसी सहायता शामिल होती है। सामाजिक कल्याण। ध्यान दें। क्वेश्चन 2, सोशल इश्यूज और वेलफेयर। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने भारतीय कहानीकारों की अगली पीढ़ी का समर्थन करने के उद्देश्य से एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने के लिए नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग किया? ऑप्शन अ, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTI। ऑप्शन बी, IICT। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD। ऑप्शन डी, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट SRFTI। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, IICT। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। IICT ने नेटफ्लिक्स के साथ 6 अलग अलग कार्यक्रमों में आगामी भारतीय कहानीकारों को पोषित करने के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश करने के लिए भागीदारी की। FTI एक प्रमुख फिल्म संस्थान है, लेकिन इस सहयोग में भागीदार नहीं है। NSD एक राष्ट्रीय नाटक स्कूल है, जो इस विशिष्ट छात्रवृत्ति कार्यक्रम में शामिल नहीं है। SRFTI एक और प्रसिद्ध फिल्म संस्थान है, लेकिन वो संस्थान नहीं है जिसने इस पहल के लिए नेटफ्लिक्स के साथ भागीदारी की। एग्जाम फैक्ट, शैक्षणिक संस्थानों और वैश्विक मीडिया कंपनियों के बीच सहयोग रचनात्मक कलाओं में कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वे महत्वाकांक्षी कलाकारों के लिए अवसर प्रदान करते हैं और स्थानीय सामग्री निर्माण के विकास में योगदान करते हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, IICT ने नेटफ्लिक्स के साथ 6 अलग अलग कार्यक्रमों में आगामी भारतीय कहानीकारों को पोषित करने के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश करने के लिए भागीदारी की। दूसरा पॉइंट, शैक्षणिक संस्थानों और वैश्विक मीडिया कंपनियों के बीच सहयोग रचनात्मक कलाओं में कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वे महत्वाकांक्षी कलाकारों के लिए अवसर प्रदान करते हैं और स्थानीय सामग्री निर्माण के विकास में योगदान करते हैं। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, साइंस और टेक्नोलॉजी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत में ऑटोमोटिव परीक्षण और प्रमाणन में शामिल संगठन ICAT का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन अ, भारतीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र। ऑप्शन सी, प्रमाणित ऑटोमोबाइल तकनीशियन संस्थान। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण परिषद। आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। ICAT का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है। ये ऑटोमोटिव टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन में एक प्रमुख भारतीय संगठन है। विकल्प गलत है क्योंकि भारतीय आधिकारिक नाम का हिस्सा नहीं है। विकल्प सी गलत है क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूट और टेक्नीशियन का गलत इस्तेमाल किया गया है। विकल्प डी गलत है क्योंकि इसके फुल फॉर्म में काउंसिल और टेस्टिंग सही शब्द नहीं है। एग्जाम फैक्ट, ICAT भारत में अग्रणी ऑटोमोटिव परीक्षण, प्रमाणन और अनुसंधान एवं विकास सेवा प्रदाताओं में से एक है।
ये भारी उद्योग मंत्रालय के राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना NATRIP के तहत संचालित होता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, ICAT का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है। दूसरा पॉइंट, ICAT भारत में अग्रणी ऑटोमोटिव परीक्षण, प्रमाणन और अनुसंधान एवं विकास सेवा प्रदाताओं में से एक है। ये भारी उद्योग मंत्रालय के राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना NATRIP के तहत संचालित होता है। टॉपिक चेंज, पर्यावरण। क्वेश्चन 4, एनवायरमेंट और इकोलॉजी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। CAQM का पूर्ण रूप क्या है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है? ऑप्शन अ, वायु गुणवत्ता निगरानी समिति। ऑप्शन बी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। ऑप्शन सी, वायुमंडलीय गुणवत्ता उपायों के लिए परिषद। ऑप्शन डी, कोटा प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्राधिकरण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। CAQM का मतलब है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय है। विकल्प ए, सी और डी संगठन के नाम के लिए गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। एग्जाम फैक्ट, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM का गठन 2021 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। इसकी प्राथमिक भूमिका गतिविधियों का समन्वय करना, अनुसंधान करना और पूरे NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए उपायों को लागू करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, CAQM का मतलब है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। दूसरा पॉइंट, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM का गठन 2021 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। इसकी प्राथमिक भूमिका गतिविधियों का समन्वय करना, अनुसंधान करना और पूरे NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए उपायों को लागू करना है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब रक्षा की ओर। क्वेश्चन 5, डिफेंस और सिक्योरिटी। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। भारतीय तटरक्षक बल और वियतनाम तटरक्षक बल के बीच 7वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन अ, मुंबई। ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। ऑप्शन सी, चेन्नई। ऑप्शन डी, कोलकाता। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, चेन्नई। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। भारतीय तटरक्षक बल और वियतनाम तटरक्षक बल के बीच 7वीं उच्च स्तरीय बैठक चेन्नई में आयोजित की गई थी। इस विशिष्ट बैठक के लिए मुंबई स्थल नहीं था। इस विशिष्ट बैठक के लिए विशाखापत्तनम स्थल नहीं था। इस विशिष्ट बैठक के लिए कोलकाता स्थल नहीं था। एग्जाम फैक्ट, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ICG एक बहु मिशन संगठन है जो भारत के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारतीय तटरक्षक बल और वियतनाम तटरक्षक बल के बीच 7वीं उच्च स्तरीय बैठक चेन्नई में आयोजित की गई थी। दूसरा पॉइंट, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ICG एक बहु मिशन संगठन है जो भारत के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, संस्कृति। क्वेश्चन 6, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। विश्व स्तर पर किस देश को चीनी के सबसे बड़े उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक माना जाता है? ऑप्शन अ, चीन। ऑप्शन बी, ब्राजील। ऑप्शन सी, भारत। ऑप्शन डी, थाईलैंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। भारत विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और चीनी का एक प्रमुख उपभोक्ता भी है। ब्राजील विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, लेकिन आवश्यक नहीं कि सबसे बड़ा उपभोक्ता भी हो। चीन एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता है लेकिन अक्सर आयात पर निर्भर करता है। थाईलैंड एक प्रमुख निर्यातक है लेकिन विश्व में शीर्ष उत्पादकों या उपभोक्ताओं में नहीं है। एग्जाम फैक्ट, भारत का चीनी उद्योग वस्त्रों के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, जो लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों का समर्थन करता है।
सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए अधिशेष चीनी का उपयोग करते हुए पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारत विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और चीनी का एक प्रमुख उपभोक्ता भी है। दूसरा पॉइंट, भारत का चीनी उद्योग वस्त्रों के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, जो लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों का समर्थन करता है। सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए अधिशेष चीनी का उपयोग करते हुए पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देती है। अंतर्राष्ट्रीय मामले। ध्यान दें। क्वेश्चन 7, इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। वर्तमान वाणिज्य और उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन हैं? ऑप्शन अ, अनुराग ठाकुर। ऑप्शन बी, जितिन प्रसाद। ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव। आंसर है ऑप्शन बी, जितिन प्रसाद। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। जितिन प्रसाद वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का पदभार संभालते हैं। अनुराग ठाकुर सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री हैं। एग्जाम फैक्ट, जितिन प्रसाद वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का पदभार संभालते हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, जितिन प्रसाद वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का पदभार संभालते हैं। दूसरा पॉइंट, जितिन प्रसाद वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का पदभार संभालते हैं। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब बैंकिंग पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मुख्य रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन अ, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन सी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन डी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) एक सांविधिक निकाय है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह मंत्रालय श्रम के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और कार्य स्थितियों के लिए उत्तरदायी है। वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति और आर्थिक मामलों को संभालता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हाशिए पर स्थित वर्गों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी कानून और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित है। एग्जाम फैक्ट, EPFO दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है, जो भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं का प्रबंधन करता है। ये कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 का प्रशासन करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) एक सांविधिक निकाय है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, EPFO दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है, जो भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं का प्रबंधन करता है। ये कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 का प्रशासन करता है। टॉपिक चेंज, अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 9, इकोनॉमी और फाइनेंस। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। आवश्यक वस्तुओं का बफर स्टॉक बाजार में जारी करते समय सरकार का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन अ, कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, मूल्य दबावों को नियंत्रित करने और बाजार की कीमतों को स्थिर करने के लिए। ऑप्शन सी, नई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन देना। ऑप्शन डी, समग्र बजट घाटे को कम करने के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, मूल्य दबावों को नियंत्रित करने और बाजार की कीमतों को स्थिर करने के लिए। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। बफर स्टॉक जारी करने का सीधा उद्देश्य कीमतों में उतार चढ़ाव को कम करना और उपभोक्ताओं के लिए बाजार की कीमतों को स्थिर करना है, खासकर उच्च मांग या कम आपूर्ति की अवधि के दौरान। कृषि निर्यात बढ़ाना एक व्यापार नीति है, बफर स्टॉक जारी करने का प्राथमिक लक्ष्य नहीं। कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन सामान्य राजस्व से आता है, सीधे बफर स्टॉक संचालन से नहीं।
बजट घाटे को कम करना एक राजकोषीय नीति का लक्ष्य है जो कमोडिटी की कीमतों को स्थिर करने से अलग है। एग्जाम फैक्ट: आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और मांग को प्रबंधित करने के लिए बफर स्टॉक सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इन्हें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और घरेलू बाजार में मूल्य अस्थिरता को रोकने के लिए बनाए रखा जाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, बफर स्टॉक जारी करने का सीधा उद्देश्य कीमतों में उतार चढ़ाव को कम करना और उपभोक्ताओं के लिए बाजार की कीमतों को स्थिर करना है, खासकर उच्च मांग या कम आपूर्ति की अवधि के दौरान। दूसरा पॉइंट, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और मांग को प्रबंधित करने के लिए बफर स्टॉक सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इन्हें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और घरेलू बाजार में मूल्य अस्थिरता को रोकने के लिए बनाए रखा जाता है। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। भारत में वर्तमान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? ऑप्शन अ, निर्मला सीतारमण। ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। ऑप्शन डी, अमित शाह। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। श्री पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री हैं। वे वाणिज्य और उद्योग विभाग भी संभालती हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं। एग्जाम फैक्ट: भारत एक महत्वपूर्ण नवाचार और उद्यमशीलता विकास का प्रदर्शन करते हुए दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरा है। भारतीय स्टार्टअप के लिए निवेश आकर्षित करने और बाजार पहुंच का विस्तार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेष रूप से जापान जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों के साथ, महत्वपूर्ण है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, श्री पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री हैं। दूसरा पॉइंट, भारत एक महत्वपूर्ण नवाचार और उद्यमशीलता विकास का प्रदर्शन करते हुए दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरा है। भारतीय स्टार्टअप के लिए निवेश आकर्षित करने और बाजार पहुंच का विस्तार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेष रूप से जापान जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों के साथ, महत्वपूर्ण है। पावर रिविजन 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किस देश में अचानक आने वाली बाढ़ एक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है? नेपाल। Q2, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने भारतीय कहानीकारों की अगली पीढ़ी का समर्थन करने के उद्देश्य से एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने के लिए नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग किया? ICT। Q3, भारत में ऑटोमोटिव परीक्षण और प्रमाणन में शामिल संगठन ICAT का पूर्ण रूप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र। Q4, CAQM का पूर्ण रूप क्या है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। Q5, भारतीय तटरक्षक बल और वियतनाम तटरक्षक बल के बीच 7वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? चेन्नई। Q6, विश्व स्तर पर किस देश को चीनी के सबसे बड़े उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक माना जाता है? भारत। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, वर्तमान वाणिज्य और उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? जितिन प्रसाद। Q8, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO मुख्य रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। Q9, आवश्यक वस्तुओं का बफर स्टॉक बाजार में जारी करते समय सरकार का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? मूल्य दबावों को नियंत्रित करने और बाजार की कीमतों को स्थिर करने के लिए। Q10, भारत में वर्तमान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें। लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा। अपनी रैंक जानिए। आज की फ्री PDF टेलीग्राम पर पिन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं। हर वीडियो आपको कंपटीशन से एक कदम आगे रखता है। कल इसी समय मिलते हैं।